नमस्कार, आप देख रहे हैं चलिए वहां खबर जहां, आपके साथ मैं हूं शुभ्रा सुमन। आज खबरों की हलचल दिन भर क्या रही, उन खबरों का रुख करेंगे, लेकिन बुलेटिन की शुरुआत में आपको एक खास मेहमान से मिलवाते हैं। किसान नेता राकेश टिकैत। जी हां, वो नाम जो आज किसी पहचान का मोहताज नहीं है, वो शख्स जो आज सीधे सरकार से लोहा ले रहा है। जी हां, कृषि कानूनों के खिलाफ केंद्र सरकार को सीधी टक्कर दे रहा है। राकेश टिकैत अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। उनका कहना है कि सरकार जब तक तीनों काले कानून वापस नहीं ले लेती, आंदोलन खत्म नहीं होगा। और यही वजह है कि पिछले 7 महीनों से किसान लगातार दिल्ली के बॉर्डर्स पर डटे हुए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। उनके नेता राकेश टिकैत देश भर में सरकार के खिलाफ लामबंदी कर रहे हैं। हालांकि कोरोना की दूसरी लहर के दौरान आंदोलन पर भी खासा असर पड़ा, लेकिन जैसे ही कोरोना की दूसरी लहर कमजोर पड़ी, आंदोलन में फिर से जान आ गई है। 2 दिन पहले टिकैत ने पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी से मुलाकात की। माना यह जा रहा है कि मुलाकात आंदोलन को तेज करने की प्लानिंग का एक हिस्सा थी। राकेश टिकैत हमारे साथ जुड़ रहे हैं, भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है राकेश टिकैत जी इंडिया न्यूज पर। धन्यवाद जी, नमस्कार जी, धन्यवाद। सबसे पहला सवाल मैं इसी से शुरू करना चाहती हूं, ये कहते हुए कि ये सुखद है कि आप जैसे किसान नेता अभी हैं इस देश में, जो मुखर होकर किसानों की बात लगातार रख रहे हैं और हर माध्यम से रख रहे हैं, जिन माध्यम से अक्सर किसान नेता अपनी बात को रखने से चूक जाते हैं। और इसीलिए सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यही है कि अब ये कहा जा रहा है कि राकेश टिकैत, जिनकी पहचान लगातार एक किसान नेता के तौर पर रही है, वो राजनेता बनते जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल के चुनाव में आप लोगों ने बीजेपी के खिलाफ प्रचार किया, बाकायदा वहां पर मौजूद रहे। चुनाव के बाद सीएम ममता बनर्जी से मिलने के लिए पहुंचे। तो क्या ये कहना सही है कि किसान नेता से राजनेता बनते जा रहे हैं राकेश टिकैत? ना, राजनेता हमने तो वहां टीएमसी के नेताओं से तो नहीं हमने बात करी। हमने तो वहां की मुख्यमंत्री से बात करी, जो मौजूदा सरकार है जिसकी वो चुन कर गई है पब्लिक से, उनसे बात करी। हम तो वहां के किसान के संबंध में बातचीत करी। तो ये बातचीत करी कि भाई यहाँ के किसान का और कैसे भला हो सकता है। उन्होंने कहा कि हमने तो किसानों को वहां पे भी सपोर्ट करा है जो आंदोलन चल रहा है, और भारत सरकार को फिर हम चिट्ठी लिखेंगे और आने की जरूरत पड़ी तो हम दिल्ली में भी आएंगे, और जो हमारी विचारधारा के मुख्यमंत्री हैं हम उनसे भी बात करेंगे, और जो किसान आंदोलन चल रहा है उसको हम कहेंगे भारत सरकार से भाई कानूनी वापसी ले लो। तो ये करी, कोई राजनीति की बात तो नहीं वहां पे हुई कोई। ठीक है, 2 सवाल। एक तो जो आपने कहा कि आपकी विचारधारा के वो नेता हैं, आपकी विचारधारा की मुख्यमंत्री है, आपकी विचारधारा क्या है, जरा उसे अगर समझाएं आप दर्शकों को जो इंडिया न्यूज इस वक्त देख रहे हैं। और दूसरा, पश्चिम बंगाल में जो जीत मिली है ममता बनर्जी को और जो हार मिली है बीजेपी को, उसमें कितना बड़ा योगदान आप किसान आंदोलन का और उस मुद्दे का मानते हैं? नहीं, हमने ये कहा वहां पे जब पश्चिम बंगाल हम गए चुनाव में, हमने कहा भाई बीजेपी की सरकार को वोट मत देना। वो एक मुट्ठी आपसे चावल मांग रहे हैं। भारत सरकार के बहुत यहाँ पे नेता आए हुए हैं, आप उनसे इस चावल की कीमत मांग लो, क्योंकि बंगाल के लोगों को भी अपनी फसलों का एमएसपी चाहिए। तो ये हमने उनको कहा। हमने ये नहीं कहा उनको कि किसको आपको वोट देना। दूसरी चीज ये है कि वहां पे हम राजनीति के हिसाब से थोड़ा गए, हम तो किसानों के हिसाब से गए वहां पे। जब वो अब उनकी सरकार बन गई है तो वो मुख्यमंत्री है वहां की, जो स्टेट की पॉलिसी होगी, स्टेट के किसानों के संबंध में उनसे बातचीत करी हमने वहां पे। उन्हें अपनी पूरी पॉलिसी दिखाई और 3 पेज की एक पूरी पॉलिसी, अपनी जो एग्रीकल्चर पॉलिसी उनकी है वो उन्होंने हमको दी, और ये कहा जी हम ये पॉलिसी यहाँ पर लागू कर रहे हैं। उसमें हमने कुछ और सुझाव उनको दिए, जैसे उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में करीब 12 साल से किसान दिवस हम यहाँ पर मनाते हैं। जो डीएम होता है, डीसी, उसके साथ में सब अधिकारी बैठते हैं, किसान संगठन के लोग बैठते हैं। तो हमने कहा जी आप किसान दिवस भी वहां पे मनाओ और उससे बहुत समस्या का समाधान हो जाएगा। तो उन्होंने कहा कि इस पर हम विचार करेंगे पूर्ण रूप से। तो ये बातें हुई वहां पे। कोई टीएमसी के लोगों से तो नहीं हम मिले वहां पे। ठीक है, लेकिन
आप हमेशा से कहते आए हैं राकेश टिकैत जी कि अगर इस देश का विपक्ष इतना मजबूत होता और ठीक तरीके से काम कर रहा होता तो किसानों को आज दिल्ली के बॉर्डर्स पर बैठने की, इतना लंबा आंदोलन करने की जरूरत ही नहीं महसूस होती। उसी बयान के मद्देनजर मैं आपसे जानना चाहूंगी कि अगर आपने ममता बनर्जी से मुलाकात चुना, अगर आपने तमाम विपक्षी नेताओं के बीच में ममता बनर्जी को चुना मुलाकात करने के लिए, तो उसके पीछे की क्या वजह है? क्या उसमें आप एक संभावना देखते हैं, जिस विपक्ष की आप बात कर रहे हैं, जिसकी मजबूती की आप बात कर रहे हैं? वो ठीक लड़ी प्रधानमंत्री से, भारत सरकार से अकेली महिलाएं लड़ती रही तो मजबूत लगी वो। ठीक मजबूत तो है जी। आगे क्या संभावना देखते हैं आप? चूंकि आप ही कहते हैं कि विपक्ष का मजबूत होना जरूरी है, तो आपको लगता है कि ममता बनर्जी के नेतृत्व में विपक्ष मजबूत हो सकता है? अब ये तो विपक्ष की आपस में वो है कि वो किस में सहमति जतावे आपस में, लेकिन विपक्ष को इकट्ठा होना चाहिए। जो देश के हालात हैं, इन हालातों में विपक्ष को इकट्ठा होना चाहिए, सरकार से मुकाबला करना चाहिए। देश में विपक्ष कमजोरी भी देश को कमजोर करता है, क्योंकि जिसकी सत्ता होती है वो निकरसुर हो जाता है, वो गलत फैसले लेता है, उसको रोकने वाला कोई नहीं रहता। तो हाउस में विपक्ष भी मजबूत रहे, अपनी मजबूती से अपनी बात रखें। जैसे जब कांग्रेस की सरकार थी तो बीजेपी मजबूत एक विपक्ष था, वो हर इशू पे आंदोलन करता था। पेट्रोल के दाम बढ़ते थे तो ये आंदोलन करते थे बीजेपी के लोग, डीजल के दाम बढ़ते थे तो आंदोलन करते थे, रसोई गैस के दाम बढ़ते थे तो आंदोलन करते थे। और इन्होंने ये कहा कि हम गन्ने का रेट भी 450 रुपए तक दिलवाएंगे, पूरा भुगतान भी करवाएंगे, स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट भी लागू करेंगे। तो इन्होंने बहुत घोषणाएं करी और आंदोलन करके अपनी घोषणाएं करते थे, तो ये मजबूत थे ना विपक्ष में। तो ऐसे ही आज जो विपक्ष है उसको भी मजबूत होना चाहिए। यानी कि आप कह रहे हैं कि किसान आंदोलन विपक्ष को साथ लेकर चलेगा, और कौन कौन से विपक्षी नेता ऐसे रहेंगे जिनसे आप मुलाकात करते नजर आएंगे? नहीं, हम नहीं किसी को साथ लेकर चलते, हम तो अपने दम पे अपना आंदोलन चला रहे। हाँ, हम किसी को साथ नहीं लेकर चलते, ना हमारा मंच किसी के लिए है, पॉलिटिकल पार्टियों के लिए हमारा मंच है ही नहीं। ना हम अपना मंच देते, ना हम अपना माइक देते। ये कहते रहते हैं कि भाई हमारा भी समर्थन है, टेंट तो नहीं कहीं लग रहे इनके यहाँ पे। ये तो किसान, तो आगे और भी मुलाकातों में किसान की योजना है आंदोलन टिकैत मजबूत साहब? है। आगे और भी विपक्षी नेताओं से मुलाकात की योजना है? नहीं, हम तो विपक्ष वालों से भी करेंगे, सत्ता वालों से भी करेंगे। अगर स्टेट के बारे में बातचीत करनी होगी जी, तो वहां के मुख्यमंत्री से बात करनी पड़ेगी। इसी बात पर मेरा अगला सवाल है, की पॉलिसी पे बात करनी है। ठीक है, इसी बात पर अगला सवाल है। इससे पहले कि मैं उत्तर प्रदेश चुनाव के ऊपर आऊं, नरेंद्र सिंह तोमर कृषि मंत्री ने फिर से एक बार कहा है, एक दिन पहले कहा है कि किसान नेता बताएं, जो आंदोलनकारी किसान है वो बताएं, पॉइंट दर पॉइंट बताएं कि आखिर क्या दिक्कत है और किस प्रावधान के साथ क्या समस्या है किसानों को, और उसके बाद सरकार बातचीत करने के लिए तैयार है। इस पर आपका जवाब क्या है कृषि मंत्री को? हमारा ये है कि हम कंडीशन बात नहीं करते। हाँ, कि कोई हमको कहेगा कि हमारी बात है, आप बात करने आ जाओ। अगर किसी से बातचीत करने जाएंगे तो प्लेटफॉर्म साफ रहना चाहिए, ठीक है? वो अंदर की बात है, वे वही बात करे। ये मतलब कंडीशन, किसान देश का इतना कमजोर है क्या कि आप पहले कंडीशन लगाओगे, जब हम बात करने जाएंगे आप मत करो बात। भाई आपने पिछले जनवरी के महीने से बात नहीं करी ना, आप मत करो बात। अभी तो आप हमारे ऊपर एलिगेशन लगा रहे हो। अभी तो जो लेटेस्ट एलिगेशन है वो कोरोना का है हमारे ऊपर, आप लगाओ उसको भी। ठीक है, तो ये जो दो बातें आप कहते हैं राकेश टिकैत साहब, उससे कई सवाल कहीं कोरोना का पूछे जाते हैं आपसे और कई सवाल खड़े हो जाते हैं। एक तो आप कहते हैं कि हम अपनी शर्तों पर बात करेंगे, अगर सरकार शर्त लगाएगी तो हम बात करने नहीं जाएंगे, और फिर आपने कई बार 2024 का जिक्र अपने बयानों में किया है। तो क्या लोग पूछ रहे हैं अब कि क्या राकेश टिकैत का 2024 का कोई एजेंडा है? नहीं, अच्छा, हम अपनी बात तो पूरे देश को कहेंगे ना। 2024 में गांव के लोगों ने कहा कि 2024 में इलेक्शन है,
हम अपने पूरे देश में जाएंगे, बात अपनी बताएंगे। उत्तर प्रदेश में जाएंगे तो गन्ने की बात करेंगे, आलू की बात करेंगे, धान की बात करेंगे, उनके फसलों को रेट मिला उसकी बात करेंगे। तो ये कहे कि आंदोलन लंबा चल सकता है। अब इसे ही हमको 2024 की तैयारी करनी पड़ेगी। सरकार भी तो कर रही है अपना 2024 के इलेक्शन की, तो हमको भी अपने आंदोलन की बात करनी पड़ेगी। तो उम्मीद है कि 2024 तक सरकार बात मानना हमारी बात मानने की। भारत सरकार बातचीत भारत सरकार से होगी। भारत सरकार को ही ये कानून वापसी लेने पड़ेंगे। वो आज ले ले, 2022 में ले ले, 23 में ले ले, 24 में पक्का हो जाएंगे वापसी। ठीक है, पक्का 24 में वापसी हो जाएंगे। ऐसा तो एग्रीमेंट है नहीं कि 24 में भी नहीं की सरकार आएगी। हम अपनी बात पूरे देश के सामने रखेंगे ना। ठीक है, तो आप 2024 का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं, लेकिन उससे पहले 2022 है। 2022 में उत्तर प्रदेश में चुनाव है और जाहिर है कि उसके लिए भी आपकी योजना होगी। बहुत कुछ चल रहा है, तमाम राजनीतिक दल तैयारियां कर रहे हैं। योजना है। पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से आपकी मौजूदगी थी, हालांकि वहां पर तो किसान यूनियन का आधार कम था, लेकिन उत्तर प्रदेश में खासतौर से पिछले कुछ वक्त तक जिस तरीके की महापंचायतें हुई हैं, आगे कैसे क्या भूमिका रहेगी किसान आंदोलन की 2022 के चुनाव में, और किसान यूनियन की आपकी क्या भूमिका रहेगी? हम तो जाएंगे वहां, किसानों के बीच में जाएंगे, उनको उनकी बात बताएंगे। आलू के क्षेत्र में जाएंगे, आलू की बात बताएंगे। गन्ने का भी अभी करीब 14-15 हजार करोड़ रुपया बकाया है। 4 साल से क्या देश में महंगाई नहीं बढ़ी? क्या तनख्वाह भत्ते नहीं बढ़े देश में? डीजल के रेट नहीं बढ़े? गन्ने का रेट नहीं बढ़ सकता था? बिजली पूरे देश में उत्तर प्रदेश में सबसे महंगी है, उत्तराखंड में भी सस्ती है, पंजाब फ्री दे रहा है। क्या ये बराबर नहीं हो सकती? तो अपनी बात बताएंगे ना। धान का क्या हाल है? यानी कि आप सीधे लोगों के पास जाएंगे और ये कहेंगे कि बीजेपी को वोट मत दो। देखो, यानी कि सीधे आप लोगों के पास जाएंगे राकेश टिकैत जी और कहेंगे कि बीजेपी को वोट मत दो। फिर सवाल ये खड़ा होगा कि पहले से आप कहते रहे थे कि राजनीतिक आंदोलन नहीं है। आखिर किस वक्त आपको ये महसूस हुआ राकेश? अच्छा, मुझे बस ये जवाब दीजिए कि आपको आखिर किस वक्त ये महसूस हुआ? क्योंकि शुरुआत से मैं खुद किसान आंदोलन कवर करती आई हूँ, आपसे भी 1-2 बार बात हो चुकी है पहले, और आप ये कहते रहे कि राजनीतिक नहीं है ये आंदोलन और हम बिल्कुल नहीं चाहते कि जो तमाम पार्टियां हैं उनकी संलिप्तता इसमें हो। किस क्षण आपको महसूस हुआ कि नहीं अब उतरना पड़ेगा जमीन पर और कहना पड़ेगा कि हाँ बीजेपी को वोट मत दो? बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है ना, यानी कि आपको लग रहा है कि अगर दबाव बनाया जाता है तो सरकार बात मान जाएगी? ये दबाव बनाने की स्ट्रैटेजी है? हाँ, तो बिल और बिना दबाव के सरकार बात मानती है क्या? वो कौन सा तरीका है? वो तरीका हमको बता दो भाई। लोकतांत्रिक देश में धरना देना शांतिपूर्ण तरीके से, उस पर हम अपना काम कर रहे हैं। 7 महीने हो गए। हमको ये बता दो कि और कितने साल हम काम करें? वोट भी एक दबाव बनाने की राजनीति है। जब हम वोट देते हैं किसी को तो हमारा उस पर हक भी बैठता है ना कि वो हमारा काम भी करे। इनको वोट कहीं और से मिल गई क्या? इनको किसानों ने वोट दी। आज किसानों को जरूरत पड़ी तो ये कानून गलत बनाएंगे। तो किसान की समझ में आ गया ना कि दुकानदार खत्म हो गया, किसान खत्म हो गया, नौजवान खत्म हो गया, रोजगार चले गए, तो क्या हाल होगा देश का? हमारे कहने से कोई वोट इनको देर लग रहा? वो तो जनता तैयार बैठी है। गांव में जाएंगे, इनसे क्वेश्चन करेंगे, और इनको वोट कोई नहीं दे रहा तो बताओ हमारे क्या हाथ में है? अपनी बात तो कहनी पड़ेगी ना हमको। ठीक है, ठीक है। तो यानी कि आपने ये कहा, बहुत महत्वपूर्ण बात कही आपने कि वोट भी जो है वो दबाव बनाने का जरिया है, और इस तरीके से जनता अपनी बात नेताओं तक पहुंचाती है। बहुत वाजिब बात है। बनाने का चुनाव लड़ना भी एक जरिया है ताकि जो तब्दीलियां आप देखते हैं उसे जमीनी हकीकत, जमीनी अमला दिया जा सके, जमीनी हकीकत में तब्दील किया जा सके। राकेश टिकैत क्या चुनाव लड़ेंगे ताकि अभी वो जो बात करते हैं, जो मांग नेताओं से करते हैं, वो खुद अमल में ला सकें? ना, हम नहीं लड़ते, चुनाव नहीं लड़ेंगे। देश में आंदोलन और आंदोलनकारी मजबूत रहने चाहिए। सत्ता किसी की भी हो, वो आंदोलन के सामने बात करें, वो गलत फैसला ना करें। पहले भी सरकारें रही हैं, वे बातचीत करती थी। अंग्रेजी हुकूमत भी देश के क्रांतिकारियों से बातचीत करती थी,
लेकिन क्या देश के प्रधानमंत्री पिछले 7 साल से किसानों से मिले, किसी पॉलिसी पे बातचीत करी? तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए। लेकिन तमाम नेता टिकैत साहब इसी बात को आगे बढ़ाते हुए तमाम नेता तो यही कह के आते हैं ना कि हम खेती के लिए ये कर देंगे, किसानी के लिए ये कर देंगे, हम किसानों की किस्मत बदल देंगे। तो आखिर क्या बुराई है? आप क्यों मना कर देते हैं कि नहीं मैं तो चुनाव नहीं लड़ूंगा? और क्या अभी जो आप कह रहे हैं यही बात कुछ महीने बाद भी कहेंगे? क्या चुनाव वाले? जी, हमें तो चुनाव लड़ना ही नहीं। क्या दिक्कत है उसमें? क्योंकि चुनाव लड़कर के हमें आंदोलन को मजबूत रख, हाँ, बदलाव लाने की ही तो बात करते हैं ना नेता कि जब हम सत्ता में आ जाएंगे तो ये बदलाव ला देंगे, जब हमारे हाथ में पावर होगी तो हम ये फैसला कर लेंगे। ना 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 ना, हाँ, ये बिना ही पावर क्या होगा बदलाव? देश की जनता बिना पावर के ही बदलाव लाएगी। ठीक है जी, बिना पावर के लाओगी बदलाव, आंदोलन से आएगा बदलाव। देश में आंदोलन और आंदोलनकारी मजबूत रहना चाहिए, बदलाव आएगा। ठीक है, ठीक है। अच्छा, एक आखिरी सवाल, अब वक्त हमारे पास कम बचा है। गाजीपुर बॉर्डर्स और दूसरे जो बॉर्डर्स हैं, पिछले कुछ वक्त में हमने देखा कि किसानों की संख्या वहां पर कम हुई है, लेकिन अभी 2-3 दिन से कुछ किसानों का जत्था आना अलग अलग इलाकों से शुरू हुआ है, खासतौर से हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से। तीसरी लहर भी अब आ रही है कोरोना की, इसके मद्देनजर क्या प्लान है आप लोगों का? अगर आंदोलन को तेज किया जाएगा तो फिर सवाल ये भी पूछा जाएगा कि तीसरी लहर के मद्देनजर जिम्मेदारी तो किसान नेताओं की भी बनती है। वो तो सरकार बताएगी कि लहर आ रही है नहीं आ रही, और हॉस्पिटल का इंतजाम कर रही है सरकार। बीमारी का रास्ता अस्पताल जाता है, किसान का रास्ता पार्लियामेंट जाता है। अस्पतालों पर काम करना चाहिए ना सरकार को, अस्पतालों पर काम करें। आप लोग ही कहते हैं और फिर यही कहते हैं जी संख्या घटेगी। भाई संख्या घटेगी तो हमको बढ़ानी पड़ती है, और जब कहते हैं कोरोना खत्म हो गया तो हम संख्या बढ़ा लेते हैं, कोरोना की लहर आ गई तो संख्या घटा देते हैं। ठीक है, जो यहाँ पर आंदोलन खत्म नहीं होगा, गलतफहमी में कोई ना रहे। यहाँ पर कैंप बना करके वहां पर रह रहे हैं लगातार, वहां भी क्या कोरोना केसेस आए टिकैत साहब? हाँ, नहीं यहाँ कोई नहीं आज कोरोना केसेस, ये ऊपर वाले की मानो भाई, कोरोना केसेस तो आए नहीं कोई। हमने वैक्सीन के लिए बहुत सरकारों को आप लगवा दो, यहाँ वैक्सीन भी नहीं कोई लगवाता, गांव में लोग लगवा लेते हैं, अपना जाते हैं। अच्छा, यानी कि आपने सरकार से अपील की है कि वैक्सीन लगवाइए, लेकिन अभी तक कोई आया नहीं है। और वैक्सीन लगाने की कोशिश की आप लोगों ने, जो वहां पर किसान हैं उन लोगों ने? हाँ करी, हाँ करवाई, कोशिश करी। आपने लगवा ली वैक्सीन क्या टिकैत साहब? मेरे वैक्सीन का तो बहुत बड़ा धोखा है जी, मैंने दोनों वैक्सीन लगवा ली और मुझे कागज एक का मिला, और वो भी 6 दिन बाद का मिला कि जी आज लगी आपके पहली, और मैंने वैक्सीन दोनों लगवा ली। तो इतना बड़ा घपला हो सके कहीं? जब मैं ममता जी से मिलने गया तो ये कहा कि वो वैक्सीन वाला को लेते आना, जब मैं उनसे कागज मांगे कि जी आज बना कर दे देते हैं कि आज आपको लगी, और मैंने लगवा ली दोनों, और मिला कागज मुझे पहली का। अब इसकी जिम्मेदारी अगर मैं दूसरी लगवाऊं कागजों के हिसाब से तो तीसरी की जिम्मेदारी कौन लेगा? मेरे को दिक्कत होगी। ठीक है, तो बड़ा घपला है देश में, कहाँ वैक्सीन लग रही है, कहाँ कुछ हो रहा है। लेकिन आप ये अच्छी बात है कि आप कह रहे हैं कि तमाम किसान जो हैं, जो मौजूद है दिल्ली के बॉर्डर्स पर, वो तैयार हैं वैक्सीन लगवाने के लिए। जब भी मौका मिलेगा, जब भी बारी आएगी तो वैक्सीन लगवाएंगे। बहुत शुक्रिया आपका राकेश टिकैत साहब हमसे बातचीत करने के लिए। राकेश टिकैत किसान यूनियन के प्रवक्ता हमें बता रहे थे कि उनका पहले जो स्ट्रैटेजी थी वही स्ट्रैटेजी है कि अपनी शर्तों पर वो बात करेंगे, सरकार की शर्तों पर बात नहीं करेंगे। हालांकि कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि सरकार बातचीत करने के लिए तैयार है, लेकिन अभी भी मसला वहीं पर फंसा हुआ है जो कोरोना की दूसरी लहर के पहले दिखाई दे रहा था। एक और अहम खबर का रुख करते हैं। सूत्रों के हवाले से एक बड़ी खबर आ रही है। मोदी मंत्रिमंडल में फेरबदल की तैयारी है। तारीख को लेकर अभी फैसला नहीं हुआ है, जल्द हो सकता है मंत्रिमंडल का विस्तार। जी हां, 6 से ज्यादा नए मंत्री बनाए जा सकते हैं। सर्बानंद सोनोवाल, ज्योतिरादित्य सिंधिया बन सकते हैं मंत्री। सुशील मोदी, अनुप्रिया पटेल को भी मंत्रिमंडल में जिम्मेदारी मिल सकती है। त्रिवेंद्र सिंह रावत बन सकते हैं मंत्री। इस वक्त की अहम खबर आपको बता रहे हैं। राजीव रंजन, ललन सिंह, मीनाक्षी लेखी के नामों की चर्चा। चिराग पासवान भी बन सकते हैं मंत्री। पीएम आवास पर बैठक में मंत्रियों के कामकाज की समीक्षा। मुकुल रॉय के पार्टी छोड़ने से फेरबदल में जल्दी। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मंत्रिमंडल विस्तार पर सूत्रों के हवाले से ये खबर आ रही है, और जिन नेताओं की हम बात कर रहे हैं उन पर पिछले दिनों बहुत सारी चर्चाएं हो चुकी हैं।
इसी खबर पर राकेश सिंह हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं हमारे साथ। राकेश, जो अहम जानकारियां मंत्रिमंडल विस्तार के मद्देनजर साझा कर रहे हैं और क्या अंदरूनी खबरें आ रही हैं, क्योंकि जिन जिन नेताओं की हम बात कर रहे हैं वो पहले काफी चर्चा में रह चुके हैं नाराजगी की वजह से, अपने पद में से हटाए जाने की वजह से। कैसे कैसे एडजस्ट करने का प्लान है इस बार? देखिए, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर यही है कि जल्द ही मोदी मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। कौन ऐसे चेहरे होंगे जो इस मंत्रिमंडल विस्तार में उन्हें जगह मिलेगी, तो इसमें असम के पूर्व मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल हैं। साथ ही साथ इसके अलावा बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी और ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ साथ त्रिवेंद्र सिंह रावत, जो कि उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। ये ऐसे नाम हैं जिनका मंत्रिमंडल में जगह मिलना करीब करीब तय हो चुका है। अब और नए चेहरे कौन होंगे, इसकी लगातार माथापच्ची की जा रही है। और सूत्रों के अनुसार जो मुझे जानकारी मिल रही है, तो कई ऐसे नाम आने की संभावना है जो कि आपको आश्चर्यचकित होगा कि ये नाम किस तरह से। ठीक है, वो कौन कौन से नाम हो सकते हैं और क्या अटकलें लगाई जा रही हैं, इस पर बात करेंगे। आप बने रहिएगा हमारे साथ राकेश। एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो गया है, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। तमाम अहम खबरें हैं आगे, इस बड़ी खबर पर वापस लौटेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए इंडिया न्यूज।